तो आज भी अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के। आज अपन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 2018 एंड 2019 के सॉल्व करेंगे। देखो 2018 में तो ऑफलाइन था पेपर आपका, तो 2 से 4 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे 2018 में। बट जो 2019 है ना, 2019 में 16 अपने पेपर बने थे, जनवरी की शिफ्ट में भी 8 और अप्रैल की शिफ्ट में भी 8। तो जो टोटल क्वेश्चंस थे ना मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के, कितने 16 पेपर्स में 30 के अराउंड क्वेश्चंस आए थे। टोटल 30 क्वेश्चंस, मतलब ऑल ओवर आप ये समझ के चलो कि एक पेपर में अराउंड 2 क्वेश्चन अपने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के जरूर थे। मतलब 8 नंबर डिजर्व करता है ये जो पेपर, ये जो अपना चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो आपको आना चाहिए अच्छे से। और ये अपन 30 क्वेश्चन जो पूरे आए थे ना, 29 या 30 क्वेश्चन आए थे, ये पूरे अपन एक साथ सॉल्व करेंगे। आज नहीं, 2 पार्ट में होगा। आज पहला पार्ट होगा, मैक्सिमम अपन 2019 वाले आज कवर कर लेंगे, रिमेनिंग जो रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो अपने पास एक ऑप्शन भी जनरेट होता है, चैप्टर वाइज में 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूं आपको यहाँ पे। क्योंकि देखो अगर हर चैप्टर में 30 क्वेश्चंस आएंगे ना, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है अपने, वहां पे 30 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो अपने पास वो भी एक ऑप्शन है। जेईई मेन का एग्जाम जो है नेक्स्ट मंथ ही है, तो अपन चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कवर कर सकते हैं। तो मैं एक पोल डालूंगा कम्युनिटी टैब में, आप बताना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है या फिर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में नहीं आता। समझ में तो क्या है, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, क्वेश्चन देखते से स्टूडेंट जो क्या है भाग जाएंगे, क्योंकि उनको थोड़ा सा डेंजरस लगता है कि ये कैसे निकालेंगे, क्या होगा। नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, काफी आसान क्वेश्चन है। और ये जो टेस्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर है ना, ज्ञानम टेस्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर, ये टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो प्लीज वेबसाइट में जाके इंक्वायरी मत डालना, जो कोई स्टूडेंट हो वो, टीचर्स के लिए है ये जो सॉफ्टवेयर है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये fx दिया हुआ है, तो f1 इंटू f3, f3 इंटू f5, f5 इंटू f1 की वैल्यू पूछिए अपन से क्या होगी। दिस इज अवर fx। अब देखो fx जो है ना, fx की वैल्यू क्या है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 रहने दो। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 9 बचेगा। अभी क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 18 है। अब x स्क्वायर माइनस 9 बचेगा, उसको x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 लिख सकते हैं क्या अपन? क्यों नहीं लिख सकते? x माइनस 3 इंटू x प्लस 3, a प्लस बी इंटू a माइनस बी अप्लाई कर दिया। यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचेगा, x क्यूब माइनस 9। जब 3 कॉमन आ जाएगा तो यहां पे अपने पास 27 बचेगा, सॉरी 9 नहीं 27 बचेगा। तो 27 होता क्या है, देखो 27 होता है अपने पास 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये एग्जैक्टली बचेगा क्या, ये बचेगा अपने पास 3 कॉमन आने के बाद x क्यूब माइनस 3 का क्यूब। अब 3 इंटू, अब देखो x क्यूब को मैं ये a क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अप्लाई कर दो, तो x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x। तो देखो x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x इंटू 3 भी है साथ में। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, x माइनस 5, यहाँ पे भी 2 कॉमन आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बचेगा, 2 कॉमन आया तो उसको मैं x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी क्या होगा, 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, x क्यूब माइनस 500 में से जब आप 4 कॉमन लोगे ना, तो यहाँ पे कितना होगा अपने पास 500 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 1 टाइम गया, 100 उधर आया, तो 100 टेबल में जो 5 की है 20 कितनी बार आता है, 100 तो आता ही नहीं है 4 की टेबल में, नहीं 125 टाइम्स आएगा, 25 इंटू 4 अपने पास 100 हो जाता है। तो 125 5 का क्यूब होता है, तो वही x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5x, ये हुआ। ठीक है, ये आपने फैक्टर्स कर लिए। जो लास्ट है 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 एंड 3। अब देखो x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 और x माइनस 5 कॉमन आ गया। अब क्या बचा यहाँ पे 1, 2 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पे बचेगा अपने पास 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x। यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 5 कॉमन आ गया है, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 इंटू एक्स प्लस 5 बचेगा, और यहाँ पे 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5x रिमेनिंग रहेगा। ओके, नाउ यहाँ पे 1 2 एंड 3। अब देखो
अब अगर आप किसी स्टूडेंट ने इतना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, अब देखो fx में ये आ रहे हैं दोनों फैक्टर, fx इक्वल्स टू x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, यहाँ तक भी आपने सॉल्व कर लिया ना, तो अब थोड़ा सा सोचोगे ना तो यू विल गेट द आंसर। कैसे? देखो जब मैं x इक्वल्स टू 3 पुट करूंगा तो x इक्वल्स टू 3 पे f3 जो है, f3 की वैल्यू तो 0 ही होगी ना, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, एक फैक्टर है इसका। तो सिमिलरली x इक्वल्स टू 5 पे जो f5 होगा वो भी कितना हो जाएगा 0, तो दोनों की वैल्यू 0 आ गई। f1 और दिया हुआ है, f1 की वैल्यू निकलेगी यहाँ से कहीं से, बट f1 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है क्या आपको? नहीं, क्योंकि f3 ये 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, ये f3 इंटू f5 ये पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, तो रिजल्ट क्या हो गया अपना 0। बस आंसर क्या हो गया 0 इस क्वेश्चन का। तो बस आप इतना सा सॉल्व कर लेते ना तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अब सपोज करो उसने क्वेश्चन में ओनली f1 की वैल्यू पूछी होती तो आपने इतना सॉल्व कर लिया। अब आप यहाँ पे 2 0 बनाओ, उसके बाद ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करो, या फिर यहाँ पे सीधा ही x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, उसके बाद अपन को फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे f1 की वैल्यू पूछी होती ना तो आप क्या करते, ये दोनों सॉल्व किए, उसके बाद x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा f1 इक्वल्स टू f1 की वैल्यू होगी 3 माइनस, तो यहाँ पे माइनस 2 इंटू 1 पुट करते हैं -4, ये हुआ 1 1 1 1 पुट करते हैं 4 इंटू 2 8, 1 पुट करते हैं 6 इंटू 2 12, 2 इस टाइप से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हुआ 9 10 12 12 और 1 13, 13 इंटू 3 3 इंटू 13, यहाँ पे कितना होगा 30 30 प्लस 1 31, तो 4 इंटू 31 3, तो ये रिमेनिंग रहेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो f1 की वैल्यू आ जाएगी। सपोज करो उसने f1 पूछा होता तो आप f1 फाइंड आउट कर लेते। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं, उनको देख के डरना मत, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ। अब देखो जो इसका आंसर था ना, अब आंसर भी क्या है, अब आंसर में ऐसा दिया हुआ था 1 2 था, और या फिर ऐसी कुछ बड़ी बड़ी क्वांटिटी दी हुई थी, और जो ऑप्शंस थे ना उसमें 2 ऑप्शन ऐसे थे, f1 उसमें f3 दिया हुआ था और f5 दिया हुआ था। मैं समझाता हूँ आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे पहला ऑप्शन सपोज करो उसका क्या था 2046, दूसरा ऑप्शन क्या था 4, तीसरा ऑप्शन क्या था 26, और फोर्थ ऑप्शन था f3। अब f3 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 0, और अपना आंसर भी कितना आ रहा था f1 इंटू f3 प्लस f5 इंटू f3 प्लस f5 इंटू f1 का कितना आ रहा था 0। तो 0 लिखा हुआ हो या f3 लिखा हुआ हो, आंसर तो दोनों ही होंगे ना। तो ऑप्शन में 0 नहीं था, क्या था f3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2018 में पूछा गया था जेईई मेन में, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन विच इज x माइनस 4 2x 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 x माइनस 4 2x 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 और x माइनस 4। ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू है a प्लस बी एक्स और x माइनस a का होल स्क्वायर। आपको क्या बताना है, a और b की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना बहुत सिंपल होते हैं। कब सिंपल होंगे सर, जब आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे। तो कोई ऐसा क्वेश्चन आया ना तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही सॉल्व करना, ठीक है। अभी जैसे मैंने सीधा इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दिया सॉल्यूशन में, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -4 0 0 0 माइनस 4 0 0 0 माइनस 4, और इधर क्या होगा 0 पुट करते हैं a इंटू माइनस a का स्क्वायर, a स्क्वायर a क्यूब आया। अब इसकी सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन इस आंसर हो जाएगा। तो a क्यूब इक्वल्स टू माइनस का 64 ये निकल के आया है, ठीक है। तो मतलब a क्यूब इक्वल्स टू -4 का क्यूब, तो मतलब a कितना आ गया -4, a इक्वल्स टू -4 आ गया। अब -4 यहाँ पे पुट कर दो, तो -4 पुट करते हैं यहाँ पे कितना हुआ -8, -4 पुट करते हैं कितना हुआ यहाँ पे -4 इंटू 2। बट देखो अगर आपने यहाँ पे a की वैल्यू आ गई ना तो x की वैल्यू थोड़ी ना है, तो a की वैल्यू मैं x में सब्स्टिट्यूट कर रहा था, अपन को a में पुट करने हैं। तो अभी रिमेनिंग क्या रहेगा, अभी अपना रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब x की कोई दूसरी वैल्यू पुट कर दो। अभी तो क्या पुट की 0। अब उससे सिंपलेस्ट वैल्यू का क्या होगी, जब मैं 1 पुट कर देता हूँ, 1 ही तो सबसे ईजिएस्ट होगी ना, तो मैं 1 पुट कर रहा हूँ अभी, पुट x इक्वल्स टू 1। 1 पुट करने पे यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 2 -3 2 2 2 और -3 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आ गई -4 प्लस b, x की वैल्यू 1 है तो -4 प्लस b ऐसा कैसा रहेगा, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू -4 है, तो 1 -4
बट यहाँ पे -4 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो ये 25। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। आसान है, निकाल सकते हो ना बी की वैल्यू, ये सिंपल सा डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया ना तो तरीका क्या है, इस तरीके से सॉल्व करना, तो काफी आसानी से निकल जाओगे। अगर आपने कुछ यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश की तो मे बी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करने हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ये 0 बनाने की कोशिश मत करना। या फिर R1 = R1 + R2 + R3, उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि देखो कितना हो जाएगा 5x - 4, 5x - 4, 5x - 4, ये सीधा ही बनेगा, वो कॉमन आ जाएगा। तो 5x - 4 को आप इससे कंपेयर करोगे ना तो वहां से भी आंसर निकलेंगे ही सही, ऐसा नहीं है वहां से आंसर नहीं आएगा, यू विल गेट द आंसर वहां से भी। बट दिक्कत क्या है, उसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करना आसान रहेगा। तो ये आप खुद सॉल्व कर लोगे, आई होप। अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या है, x + ky + 3z = 0, 3x + ky - 2z = 0, 2x + 4y - 3z = 0। इसके है नॉन जीरो सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन है ना इनकी क्या है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है। तो xz/y² की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो क्रेमर रूल पे बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो जैसा मैंने बोला, यहां से क्वेश्चन आता है तो डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आएगा, तो या तो क्रेमर रूल से आएगा या फिर अपना मैट्रिसेस के रो ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेथड से आएगा, इधर से। ये दो ही मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो है नो सॉल्यूशन कब होता है, डेल्टा 0 होना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपको क्रेमर रूल का जो मैंने फ्लो डायग्राम बनाया था, डायग्राम जो बनाया था वो आपने उसको अच्छे से याद किया हुआ है, तो आप समझ जाओगे नो सॉल्यूशन कहां पे आता है। नो सॉल्यूशन आता है जब इधर डेल्टा = 0 होता है और वन ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z इज नॉट = 0, तो उसमें अपना सॉल्यूशन क्या था, नॉन जीरो सॉल्यूशन था। नहीं, ये तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस में अपने पास नॉन जीरो या फिर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवल जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन कब आया था, जब डेल्टा 0 था। डेल्टा नॉट = 0 पे अपने पास ट्राइवल सॉल्यूशन आया था, x = y = z = 0 हो गया था। यहाँ पे ध्यान रखना, इधर 0 आ रहा है मतलब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इधर 0 नहीं आ रहा मतलब लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो ऊपर वाले डायग्राम में देखना है, तो नीचे वाले डायग्राम में देखना है। जिसको नहीं समझ आ रहा है क्रेमर रूल वाला एक बार देख लेना, समझ आ जाएगा। डेल्टा 0 मतलब 1 3 2 k और 4 और 3 -2 -3 की वैल्यू क्या होगी, 0। अभी अपन को इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। अब देखो सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, अपन 1 2 0 बना ले, 1 2 0 बना लेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, या फिर अपन सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट देखो मैंने R1 और R3 को ऐड कर दिया, R1 = R1 + R3, तो यहाँ पे 2 + 1 कितना हो गया, 3, k + 4 कितना हो गया, k + 4, 3 - 3 कितना हो गया, 0, 2 3 k - 2 2 4 और -3, ये ऐसा कैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 यहाँ पे बना सकता हूँ क्या, हाँ मैं बना सकता हूँ। मैंने क्या यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया था, R1 = R1 + R3। अब मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, R1 = R1 - R2 + R3, क्योंकि देखो k + 1 माइनस दिस, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, बट ये वाला 0 इसको हटा देगा, तो ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये जो बना हुआ 0 है ना वो बिगड़ जाएगा। अब बना हुआ 0 बिगड़ना नहीं चाहिए। आप R2 = R2 - R1 कर सकते हो, तो ये वाला 0 ऐसा कैसा रहेगा, तो अपन वो अप्लाई कर देते हैं, R2 = R2 - R1, ठीक है। तो R1 तो अनचेंज रहेगी, 3 k + 4 0 ऐसा कैसे रहेगा, 3 - 3 0 बन गया, k - दिस, तो k - k 0 हो गया, माइनस का 4 रिमेनिंग रहेगा, -2 - 0 तो -2 रहेगा, 2 4 और -3 = 0। अब आसानी से सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी सॉल्व करना था तो आप वहां से भी सॉल्व कर सकते थे। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हुआ, 3 × 4 3 जा 12, 12 + 8 हो गया, -k + 4 × 0 और ये हो गया प्लस का 4, देन 0 से पूरा 0 हो जाएगा = 0। तो यहाँ पे हुआ 8 और 20 × 3 60,
-4 इंटू के प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन आके 0 की तरफ जा रहा है, तो 4 कॉमन आते ही यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, यहाँ पे बचेगा 15। तो ये हुआ 15 माइनस के प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी के इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो के की वैल्यू 11 निकल के आई। अब के की वैल्यू 11 है तो के की वैल्यू पुट करो, तो ये इक्वेशन कैसा बिहेव कर रही है। उसके बाद ये देखो सबसे पहले, तो के इक्वल्स टू 11 पुट करने पे पहली वाली इक्वेशन क्या हो रही है, क्योंकि देखो अपन को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये तो काफी आसान था, हर बच्चे यहां तक पहुंच जाएगा, बट वहां तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। k इक्वल्स टू 11 पुट करने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, x प्लस 11y प्लस 3z इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 11y माइनस 2z इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हुआ अपना कब, जब ये k इक्वल्स टू 0 है, सॉरी k की वैल्यू 11 है। k की वैल्यू 11। अब देखो यहाँ पे मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर। अब देखो सोचने का तरीका क्या होता है, देखो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे ना, काफी टाइम चला जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। अगर आपने एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, y की भी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली और z की भी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है इन तीनों इक्वेशन से x y z की वैल्यू निकालना। नहीं, उसमें आपको टाइम लग जाएगा। आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो उस मेथड पे जाना ही नहीं है। देखो ऐसा मेथड आ जाए ना तो कैसे सॉल्व करना है, x को रिप्लेस करो y की फॉर्म में और z को भी रिप्लेस करो y की फॉर्म में। ठीक है, तो x और z दोनों y की फॉर्म में रिप्लेस हो जाएंगे, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका होता है, इसको ध्यान से समझ लेना और ऐसे क्वेश्चन को आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है, तो ही वो आसानी से सॉल्व होगा, अदरवाइज आप अटक के रह जाओगे। ये सॉल्व करोगे, उसके बाद 2-3 मिनट इक्वेशन को सॉल्व करने में लगोगे, बट आंसर नहीं आएगा, आंसर आया तो गलत आएगा। और माना आंसर आप फाइनल आंसर तक पहुंच भी जाओगे तो आपके 2 से 3 मिनट चले जाएंगे। तो करना क्या है, x को भी y की फॉर्म में, z को भी y की फॉर्म में, मतलब अपन को रेशियो निकाल के पुट करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो देखो यहाँ पे प्लस का 3z, यहाँ पे माइनस का 3z आ रहा है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरे को x और y की फॉर्म में रिलेशन मिल गया ना। देखो इतना आसान है। तो यहाँ पे x प्लस 2x कितना हो गया, 3x प्लस 4 और 11 15y इक्वल्स टू 0 है ना, ये तो 0 हो गया। तो यहाँ से x के बीच में रिलेशन निकालो, x इक्वल्स टू कितना हुआ, माइनस का 5y, तो x आ गया ना 5y की फॉर्म में। सिमिलरली अब ये जो x की वैल्यू है यहीं पे पुट कर दो, तो अपने y और z में रिलेशन आ जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस का 5y मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, इसमें फर्स्ट वाले में, तो माइनस 5y प्लस 11y प्लस 3z इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 14 नहीं 11 में से 5 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे 6y इक्वल्स टू 3z। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे z इक्वल्स टू कितना हुआ, 2y। ठीक है, z इक्वल्स टू कितना मिला अपन को, 2y। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें, वैसे कोई प्रॉब्लम मेरे को नजर नहीं आ रही है। 11 में से 5 जाएंगे, 6 बचेंगे। हाँ, माइनस की दिक्कत है, मैंने माइनस नहीं लगाया, मैंने इसको उधर भेजा ना, तो नेगेटिव आएगा ना इधर, तो माइनस का 3z हो जाएगा, मतलब z इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 2y। तो x की वैल्यू भी y की फॉर्म में पुट करो, तो x कितना आ रहा है, माइनस का 5y, z कितना आ रहा है y की फॉर्म में, माइनस का 2y अपॉन y स्क्वायर। तो देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 5 इंटू 2 कितना आ गया, 10 आंसर आ गया। अब देखो ये आप काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ये जो है ना ये वाला मेथड ये काफी जल्दी सॉल्व हो गया। बट अगर आप एग्जैक्ट इक्वेशन निकालने बैठ जाते हैं ना, x की भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने बैठ जाते हैं, x की भी y की भी z की भी, तो ऑब्वियसली आपको इससे ज्यादा टाइम लगता। तो समझ में आया होगा आपको, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस टाइप से हैंडल करना है। अब आगे चलते हैं, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी क्रैमर रूल पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो 3 इक्वेशन हैं इनका सॉल्यूशन का टाइप बताओ कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, इस टाइप के 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो क्रैमर रूल अप्लाई होगा इसमें। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 5 है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2 है, देन 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 5 है, देन 2x प्लस 3y प्लस a स्क्वायर माइनस 1 इंटू z
इक्वल्स टू a प्लस 1 है। तो ये जो तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, ये किस कैटेगरी की है? इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, इस टाइप के आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कब होती है? देखो इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, तभी इक्वेशन अपनी इनकंसिस्टेंट होगी। कि सर वो कब होती है? जब पैरेलल हो जाती है। 2 प्लेन अगर पैरेलल हो गए, 3 प्लेन अगर पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब क्या है? वो नो सॉल्यूशन देंगे। जैसे ये दोनों इक्वेशन पैरेलल ही जा रही है, तो एक दूसरे को कट करेगी क्या? नहीं, कट करती है तभी तो क्या निकल के आता है? कोई सॉल्यूशन निकल के आता है। तो फिर सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है? जब इक्वेशंस या फिर जो लाइंस होती है वो क्या होती है? कोइंसाइडेंट होती है, एक के ऊपर एक। तो इसके क्या है अपने पास? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, बट जो नो सॉल्यूशन है ना, वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो डेल्टा की वैल्यू देखो, इसमें क्रेमर रूल में अपन करते क्या है? डेल्टा की वैल्यू देखते हो तो डेल्टा कितना है यहाँ पे? 1 1 1, 2 3 और 2, 2 3 2, 2 3 और a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हुआ। अब अगर डेल्टा 0 हुआ, डेल्टा 0 हुआ तो ही तो अपन यहां पे पहुंचेंगे। देखो क्रेमर रूल में यहां पे था डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0, तो यूनिक सॉल्यूशन आए थे अपने। तो उसके बाद यहां पे डेल्टा इक्वल्स टू 0 था, तो दो तरीके हो गए थे। एक तो क्या था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक क्या था? नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब था सर? जब डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा z इक्वल्स टू 0 हो गया था। नो सॉल्यूशन कब था? जब वन ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर याद हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज लेक्चर रिपीट कर लेना। क्रेमर रूल बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको अच्छे से आना चाहिए। और जैसा देखो 2019 में हुआ, 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब श्योर क्वेश्चन पूछा जाना ही है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में से, और एक पेपर में ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। उस वे में अगर आप देखोगे तो इसको 0 करो सबसे पहले, तो डेल्टा को तो वैल्यू फाइंड आउट करो। 2 0 बना दें, तो 2 0 बना देते हैं। तो अपन C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2 कर दो, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। C1 माइनस C3 करो तो आसानी से सॉल्व होगा ना। C1 चेंज हुआ तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस दिस, तो ये हो गया आपके पास 2 माइनस a स्क्वायर प्लस 1। तो कितना रिमेनिंग रहेगा अपने पास? 3 माइनस a स्क्वायर, 3 माइनस a स्क्वायर, 1 3 और 3, 1 2 और a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हुआ इक्वल्स टू 0। अब किसके वे में आसान होगा सॉल्व करना? इसकी वे में कॉलम 3 से। तो कॉलम 3 से क्या होगा? 3 माइनस a स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये तो कितना हुआ? ये हुआ अपने पास 3 माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 3। तो a की वैल्यू ये निकल के आई है। a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 3। a स्क्वायर की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू है रूट ओवर 3। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी? पहली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 5, तीसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 3, तो 3 माइनस a स्क्वायर की वैल्यू 3 होगी, तो 3 माइनस 1 2, तो दिस थिंग इज 2z इक्वल्स टू a प्लस 1, a की वैल्यू है रूट ओवर 3 या फिर माइनस रूट ओवर 3, प्लस माइनस रूट ओवर 3 प्लस 1, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे ये दोनों के कांस्टेंट सेम है, मतलब प्लेन 2 और जो प्लेन 3 है ना, ये अपने पास क्या है? कांस्टेंट है, सॉरी पैरेलल है। अब अगर ये दोनों पैरेलल है ना, मतलब क्या पे पहुंच जाओगे आप? नो सॉल्यूशन में, है ना। ये अपन ने देखे थे क्रेमर रूल में, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो था उसका पार्ट भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये क्या है? अपने पास नो सॉल्यूशन है। अगर डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा z इक्वल्स टू 0 होता तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाता है अपन को। उसके लिए डेल्टा भी 0 होना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को एक मैट्रिक्स दी हुई है। अब उस मैट्रिसेस की कितनी पावर कर दी इसने? 50 पावर। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली देखो एग्जाम में आपको दिख जाएंगे, कोई नई बात नहीं है ऐसे क्वेश्चन आना। इनको सॉल्व करने का मेथड भी कॉमन ही है। कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है a की पावर -50, मतलब a इनवर्स की पावर -50 की वैल्यू बताओ
जब थीटा इक्वल टू क्या हो, π/2 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मतलब आपको A इनवर्स की पावर 50 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर उसमें थीटा इक्वल टू π/2 पुट करना पड़ेगा। तो ये कोई नई प्रजाति नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर इसकी पावर 50 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या, नहीं 50 बार मल्टीप्लाई करना भी नहीं है, एक बार वैल्यू निकालो, A² निकालोगे और A³ निकालोगे ना, अपने आप आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। तो देखो सबसे पहले तो A इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो A इनवर्स होता क्या है, A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट। तो A का डिटर्मिनेंट देखो कितना हो रहा है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, तो A का डिटर्मिनेंट तो 1 है। नाउ एडजॉइंट ऑफ A वो कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा अपने पास, एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा cos थीटा का कितना हुआ, cos थीटा माइनस sin थीटा का sin थीटा हो जाएगा, है ना, ये नेगेटिव रहेगा sin थीटा का, तो यहाँ पे भी sin थीटा हो गया, cos थीटा का cos थीटा। ठीक है, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, है ना, ये तो होता है ना, ये तो अपन ने अभी क्या निकाला था, कोफैक्टर डिटरमिनेंट निकाला था, उसका ट्रांसपोज ही तो क्या होता है, एडजॉइंट। तो मैं सीधा A इनवर्स निकाल रहा हूँ अभी। A इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो एक A इनवर्स निकल गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है कि सर A इनवर्स का स्क्वायर निकालो, तो इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, A इनवर्स से, मतलब cos थीटा sin थीटा cos थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो रो इनटू कॉलम, मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई है, तो ये पहली रो पहले कॉलम से cos² थीटा प्लस sin² थीटा, कितना हुआ cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, पहला रो दूसरे कॉलम से, तो cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, यही होगा यहाँ पे। तो ये हुआ 2 sin थीटा cos थीटा, है ना, यही बनेगा अपने पास, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा कितना हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा। पहली वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे भी 2 sin थीटा cos थीटा बनेगा, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है अपने पास, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ठीक है, cos² थीटा प्लस नहीं माइनस बनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, क्योंकि cos2 थीटा बनेगा उसमें, तो माइनस तो जरूर आना चाहिए। अब मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर दी है, तो देखो इसका माइनर है ना, माइनर निकालने में, कोफैक्टर निकालने में शायद मैंने मिस्टेक कर दी है। जो अपना 2 क्रॉस 2 का होता है ना, उसमें यहाँ और यहाँ पे साइन चेंज होगा कोफैक्टर में। तो cos थीटा का कितना हुआ, cos थीटा वो मैंने यहाँ का ऐसा कैसा लिख दिया, साइन माइनस का साइन थीटा का कितना होगा, साइन थीटा, है ना, बट ये नेगेटिव में होगा, तो ये मैंने माइनस यहाँ पे नहीं लगाया था। ठीक है, तो ये मिस्टेक हुई थी, अभी सारे चेक कर लेते हैं। साइन थीटा का कितना होगा, दिस, अब नेगेटिव में होगा तो ये नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव में चेंज हो गया, और यहाँ पे cos थीटा का cos थीटा। ठीक है, तो ये माइनस में है, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब cos² थीटा माइनस sin² थीटा बनेगा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा बनेगा, क्योंकि cos2 थीटा का फॉर्मूला बनने वाला है। तो a की पावर -2 कितना आया, cos2 थीटा sin2 थीटा, यहाँ पे भी sin2 थीटा है, sin2 थीटा cos2 थीटा। तो देखो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसमें मैक्सिमम यही होता है, चेन बन गई ना, मतलब यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे भी 2 होगी। अगर आपने a की पावर -3 निकाला तो cos3 थीटा sin3 थीटा ऐसा आ जाएगा, 2 थीटा की जगह बस 3 थीटा आ जाएगा। मतलब आप समझ गए कि अभी अगर मेरे को इसकी पावर 50 करनी है तो a की पावर -50 की वैल्यू कितनी होगी, cos की पावर 50 थीटा sin 50 थीटा, है ना, पावर नहीं ओनली sin 50 थीटा, और यहाँ पे cos 50 थीटा, ये वैल्यू होगी अपने पास। अब थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दो, π/12। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि उनको ASTC अच्छे से नहीं आती। अभी अपन फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हुआ आपके पास cos 50 π/12, यहाँ पे कितना हुआ sin 50 π/12, sin ये होगा आपके पास, और ये वाला भी नेगेटिव रहेगा,
यहाँ पे देखो माइनस हो रहा है -2, तो ये वाला पार्ट भी अपना नेगेटिव होगा, है ना, तो ये वाला आंसर भी नेगेटिव आएगा। हाँ, दोनों में नेगेटिव रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस साइन 50π/12 होगा और दिस थिंग इज cos 50π/12। ठीक है, अब 50π/12 को सॉल्व कर लो, तो cos की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो 50π/12 होगा कितना, तो cos ऑफ, अब देखो 12 4 जा 48 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4π प्लस 4π प्लस 2π/12 मतलब π/6। ठीक है, अब 4π मतलब क्या हुआ, 4π मतलब ये 2π, 4π तो यहीं पे होगा 4π। ठीक है, अब 4π प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, कोस, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, और कौन सी लाइन है, अनचेंजर लाइन, तो cos π/6 ही है, मतलब ये cos ऑफ π/6। π/6 होता कितना है, 30, मतलब वैल्यू कितनी होती है, √3/2। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है अपने पास, साइन सेम टू सेम बनेगा, 4π प्लस π/6, 4π प्लस π/6। अब देखो 4π प्लस π/6 ये भी कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट ये साइन है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस साइन, और अनचेंजर लाइन है π/6। 30 की वैल्यू 1/2 -1/2। के सर फाइनल आंसर बता दो अब जल्दी से, तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, तो देखो ये आया √3/2, तो आंसर कितना आया, √3/2, ये कितना है -1/2, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा √3/2। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तो 3 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए 2019 वाले, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। आगे चलते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, 3 इक्वेशन दी हुई है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन जरूर होगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, 2 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, बहुत सारे, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर है। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो ये G, H और K के बीच में रिलेशन बताओ क्या होगा। तो देखो ऐसा जो क्वेश्चन आ जाता है ना, तो सबसे इजीएस्ट मेथड तो क्या है, इधर से अगर ये XYZ रिमूव हो गए ना, अगर ये XYZ रिमूव हो गए तो अपने आप G, H और K में अपना आंसर आ जाएगा। तो कोशिश करना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो यहां से सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाए। अगर इजीएस्ट वे में हो रहा है तो वैसा अप्लाई करना, अगर नहीं हो रहा है तो वही अपन को डेल्टा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z ये सब निकालना पड़ेगा, उसके बाद वो लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन वहां पे जा रहा है तो उसको स्किप करना ज्यादा बेहतर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, लास्ट में टाइम बचे तो फिर इसको सॉल्व करना। बट अभी मैं देखता हूं, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो 7z है और ये जो 5z है और यहाँ पे 9z है, तो जो 9z है और जो 5z है मिलके 14z होते हैं, और अगर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 14 होता है। सिमिलरली मेरे को 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 8y होगा, और यहाँ पे 3y और ये 5y कितना हो गया, 8y हो गया, तो ये y भी कैंसिल आउट हो गया। 2x और ये माइनस का 2x ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब आ गया अपने पास सॉल्यूशन। करना क्या है, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 प्लस 3 ये आप अप्लाई करो। तो देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस का 8y प्लस का 14z इक्वल्स टू 2g ऐसा होगा, और इक्वेशन 2 और 3 ऐसी की ऐसी ऐड करनी है, मतलब 3y और माइनस का 5z इक्वल्स टू h। और तीसरी इक्वेशन है माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 9z इक्वल्स टू k। तो देखो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये भी 0, ये 8 और माइनस का 8 ये भी 0, ये भी 0, मतलब क्या आया 2g प्लस h प्लस k इक्वल्स टू 0। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो देखो ऐसे वे में काफी आसान है, बाकी दूसरे तरीके से भी अपन सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो सबसे इजीएस्ट मेथड है वो मैंने आपको बताया है। आगे चलो, ये जो क्वेश्चन है a इक्वल्स टू क्या है, ये भी 2019 में पूछा गया था, 19 है ना, 19 सारे 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। ये एक मैट्रिसेस दी हुई है, तो मैट्रिसेस का टाइप क्या है, मैट्रिसेस सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, या फिर मैट्रिसेस अपनी कौन सी होती है वो, सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, या फिर इन्वर्टेबल है। इस टाइप के 4 ऑप्शन दिए हुए थे इस क्वेश्चन में।
तो देखो उसके लिए अब देखो ऐसे कोई क्वेश्चन आता है ना तो इसमें मैक्सिमम आंसर इन्वर्टेबल या फिर नॉन इन्वर्टेबल ऐसा ही होता है, क्योंकि देखो जैसा जो इन्वर्टेबल है ना तो ए इनवर्स में आता क्या है, ए इनवर्स में आता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होता है ना, मतलब आपकी मैट्रिसेस जो है ना वो क्या है, नॉन सिंगुलर है ना, तभी तो उसका क्या होता है, इन्वर्टेबल पॉसिबल होती है वो। तो अगर डिटर्मिनेंट इसका नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है ना तो वो इन्वर्टेबल है। तो मैक्सिमम का जो आंसर है ना, या तो देखो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर तो आराम से आ जाएगा अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधी 0 हो रही है तो, और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है तो कहां तक पहुंच जाएगा आंसर, इन्वर्टेबल तक पहुंच जाएगा। इन्वर्स निकाल सकते हो फिर आप कि सर इन्वर्स नहीं दिया हुआ हो तो नॉन सिंगुलर होगा ऑप्शन में, अगर इन्वर्स नहीं दिया हुआ होगा तो, समझे बात। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना मैक्सिमम वहीं पे जाके खत्म होते हैं। तो आपको देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद थोड़ा टाइप को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ इसमें ऑप्शन देखते से आपको पता चले कि हाँ करना क्या है। तो सबसे पहले तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। अब जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी ना तो यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ से e की पावर t कॉमन आ रहा है, e की पावर t कॉमन ले लो, यहाँ से e की पावर माइनस टी कॉमन आ रहा है तो इंटू e की पावर माइनस टी, इधर से भी e की पावर माइनस टी कॉमन आ रहा है तो इंटू e की पावर माइनस टी। अब अंदर क्या होगा 1 1 1, यहाँ पे क्या होगा cos t, नीचे क्या होगा माइनस का cos t माइनस का sin t, ये हुआ, यहाँ पे बचेगा अपने पास 2 sin t। उसके बाद इधर क्या होगा sin t, यहाँ पे हुआ माइनस का sin t और प्लस का cos t, इधर क्या होगा माइनस का 2 cos t, ये रिमेनिंग रहा। अब ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और इसको कुछ सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा इसे, जीरो तो नहीं होगा। दो आप वैल्यू को ऐड कर देना, उसके बाद सिंप्लीफाई करना, तो ये कुछ वैल्यू देगा, ये क्या है अपनी कुछ वैल्यू देगा। सॉल्व कर लेना, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा अगर आपको पूरा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अपना आंसर आ गया है। देखो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो यहीं पे आंसर आके निकल जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम भी तो नहीं दे सकते ना एक एक क्वेश्चन में। अगर सपोज करो आप 5-5 10-10 मिनट एक क्वेश्चन में लगा रहे हो, मतलब आपको टाइम लगेगा, फिर तो पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप। तो अब यहाँ पे देखो कितना बचा, e की पावर माइनस टी बचा। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना नेवर इक्वल्स टू 0 होते हैं, तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a में e की पावर माइनस टी तो आएगा ही आएगा, जो कि कभी भी नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होता है, हमेशा नॉट इक्वल्स टू 0 ही रहेगा वो। डिटर्मिनेंट मतलब एक्सपोनेंशियल कोई सा भी हो, a की पावर x, e की पावर x, p की पावर y, जो भी हो, इसका आंसर हमेशा 0 से लेके इनफाइनाइट तक, कुछ भी पॉजिटिव ही आंसर होता है। 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, 0 कभी नहीं होता है। जैसे आप मेरे को बता दो, जैसे 2 की पावर x में x की क्या वैल्यू पुट करोगे इसकी आंसर 0 आ जाए, कभी नहीं हो सकता ऐसा। 1 हो सकता है, जब x इक्वल्स टू 0 है ना तो 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, है ना, वो पॉसिबल है, बाकी 0 आंसर कभी नहीं होगा। तो ये है, तो ये नॉन जीरो है। अब इसका जो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, ये भी पता चल जाएगा कि ये भी क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आया, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मैट्रिसेस अपनी नॉन सिंगुलर है, या फिर नॉन सिंगुलर ऑप्शन में नहीं है तो क्या है, इन्वर्टेबल, मतलब आप इस मैट्रिसेस का इन्वर्स निकाल सकते हो। अब हो सकता है वो आपको इन्वर्स निकालने के लिए भी दे दे, तो अगर इन्वर्स निकालने के लिए दे दे इस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन को छोड़ना बेहतर समझना अगर टाइम आपके पास नहीं हो तो, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ देखो, उसका इन्वर्स निकालने बैठोगे तो उसके एडजॉइंट निकालने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। या फिर अगर आप जो दूसरा तरीका है उससे करते हो तो मे बी थोड़ा कम टाइम लगे। तो अभी आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो भी आसान है, पर ये बोर्ड एक बार रब हो जाए उसके बाद वो आसान है ना। डिजिटल बोर्ड लेंगे अपना जब चैनल बड़ा हो जाएगा, तो डिजिटल बोर्ड पे क्या ऐसे करेंगे ना तो पूरा रब हो जाएगा वो एक साथ। आगे देखेंगे क्या होता है डिजिटल बोर्ड का। पहले अभी अपना नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पे देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में, 2019 पे बेस्ड ही है सारे। 3 इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू बताओ। तो क्वेश्चन क्या है, पहली इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू
9 x प्लस 3y प्लस अल्फा z इक्वल्स टू बीटा। क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो बीटा माइनस अल्फा बताओ क्या होगा। तो देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता कब है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी है? ये है अपने पास, इधर जीरो नहीं है ना, मतलब लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखो, अगर जो अपना क्रेमर रूल का जो मैंने फ्लो डायग्राम बनाया था ना, ये आपके दिमाग में अच्छे से छपा हुआ होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत है। डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे दो रास्ते बन गए थे अपने पास जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा जेड इक्वल्स टू जीरो। जब सारे के सारे जीरो होते थे ना तो अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आया था। इस वाले केस में वन ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो था तो नो सॉल्यूशन आया था। मतलब डेल्टा भी निकालना पड़ेगा, डेल्टा एक्स भी, डेल्टा वाई भी, डेल्टा जेड, तीनों की चारों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में आपको उसको जीरो करना पड़ेगा, फिर आपके पास वैल्यू आएगी किसकी? अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा की। तो लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा, तो डेल्टा निकालो। 1 1 1 1 2 3 और 1 3 अल्फा, 1 3 अल्फा, ठीक है। तो देखो 1 इंटू 2 अल्फा माइनस 9 माइनस 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा अपने पास अल्फा माइनस 3। मैं देखो ये आपको खुद सॉल्व करना है, मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा इसको क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 लिख देते हैं अभी के लिए। 2 अल्फा माइनस 9 माइनस का अल्फा प्लस 3 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हुआ? ये हुआ अल्फा माइनस 5, तो अल्फा माइनस 5 डेल्टा की वैल्यू है। अब डेल्टा एक्स देखो, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आया? डेल्टा एक्स में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 9 और बीटा आएगा, बाकी दोनों सेम रहेंगे 1 2 और 3, 1 3 और अल्फा इक्वल्स टू, फाइंड आउट करो। इसकी वैल्यू भी इक्वल्स टू जीरो ही होगी, तो इसको सॉल्व करो पहले। तो अब इसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे ना, तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू अपने पास जीरो आ जाएगा। देखो अल्फा इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू तो यहीं से आ गई, बाकी आप यहाँ से सॉल्व करो तो 5 इंटू, अब अगर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, 2 जीरो बनाने हैं तो भी आप कर सकते हो, उसमें भी थोड़ा सा इतना ही टाइम लगेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि जो वैल्यूज है ना वो छोटी छोटी सी है, इस वजह से अपन डायरेक्ट भी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 इंटू 2 अल्फा माइनस 9 माइनस 1 इंटू कितना होगा? 9 अल्फा माइनस 3 बीटा, 9 अल्फा माइनस 3 बीटा। और क्या हो रहा है? और होगा प्लस का 1 इंटू 9 3 27 माइनस 2 बीटा, 27 माइनस 2 बीटा, ठीक है, ये हुआ। अब ये जो है ना, इसको इसके इक्वल कर देना या डेल्टा इक्वल्स टू जीरो कर देना, तो भी अपने पास 10 अल्फा माइनस का 9 5 45 माइनस का 9 अल्फा, और ये हो गया प्लस का 3 बीटा प्लस का 27 माइनस का 2 बीटा। तो पहले तो अल्फा देखो, ये 9 अल्फा और ये 10 अल्फा, कितना अल्फा बचा? ओनली अल्फा बचा। 3 बीटा और ये 2 बीटा, 3 बीटा और 2 बीटा गए तो ओनली बीटा बचेगा, है ना, प्लस का 3 बीटा है, इस वजह से 45 माइनस 27, 45 माइनस 27 मतलब 18 रिमेनिंग रहेंगे अपने पास, 5 6 7 8, यस, तो माइनस का 18 रिमेनिंग रहेगा। तो ये कितना आया? ये इतना आया। ये भी क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा, ये भी जीरो के इक्वल होगा, तो अल्फा की वैल्यू तो यहाँ से 5 आ गई थी। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, अल्फा की वैल्यू 5 ही आई थी, यस 5 ही आई थी, 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो बीटा, इसमें से 5 गए तो अपने पास क्या बचेगा? अपने पास बचेगा 18 माइनस 5 विच इज 13, तो बीटा इक्वल्स टू 13, ठीक है, बीटा 13 आ गया। अब क्या पूछा था? बीटा माइनस अल्फा, तो 13 माइनस 5 इक्वल्स टू 8, 13 माइनस 5 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फा से सीधे कितना आ गया अपने पास? 8। तो ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। तीनों इक्वेशन के नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, तो थीटा की वैल्यू बताओ। तो देखो जैसा होता है पूरी इक्वेशन में अपना क्रेमर रूल ही भरा हुआ है पूरे क्वेश्चंस में, तो क्रेमर रूल आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। अपन सारे के सारे 2019 में पूछे गए क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल्स टू 0 माइनस x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल्स टू 0, देन साइन 3 थीटा इंटू x
प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इंटू वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या है? नॉन ट्राइवल। अब नॉन ट्राइवल का बोलता था जब डेल्टा इक्वल टू 0 हो, तो डेल्टा इक्वल टू 0 करोगे तो थीटा की वैल्यू बताओ। इसमें पूछा क्या क्वेश्चन में? थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी जब थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में हो। तो डेल्टा 0 करना है अपन को, और कुछ नहीं करना। तो डेल्टा 0 कर दो। डेल्टा 0 मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा? डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है? 137 माइनस 147 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा और 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है अपन को। तो देखो 0 बनाए, 0 बनाओगे या क्या करोगे? 0 बनाओगे तो ज्यादा आसान होगा। वैसे साइन और कॉस की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी अपनी। तो r1 इक्वल टू r1 और r2 में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। तो r1 इक्वल टू r1 माइनस r2 कर दो। r1 माइनस r2 तो यहाँ 0 हो गया और ये 1 माइनस 1 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 माइनस 4 तो माइनस का 1, यहाँ पे 0 बना, माइनस 1 4 और 7 ये आया। यहाँ पे साइन 3 थीटा है, यहाँ पे कॉस 2 थीटा है, यहाँ पे 2 है इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। एक और 0 बनाए क्या? हाँ सर बना दो एक और 0। तो देखो r1 इक्वल टू r1 प्लस 2r2 0 बन गया ना। 2 माइनस 2 0 नहीं, पर ये वाला 0 चला जाएगा। अपन r2 को चेंज करते हैं, यहाँ पे 0 बना देते हैं। तो r2 इक्वल टू r2 प्लस r1 अपॉन 2 पर वो 1 अपॉन 2 में चला जाएगा। वो भी थोड़ा सी कैलकुलेशन को इंक्रीज कर देगा। तो अपन अभी 0 नहीं बनाते हैं, अभी अपन इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो देखो 2 इंटू 4 2 जा 8 माइनस 7 कॉस 2 थीटा, 7 कॉस 2 थीटा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 ये गया तो माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस 7 साइन 3 थीटा, है ना। 0 वाला तो पूरा 0 हो गया इक्वल टू 0। तो ये अपने पास फाइनल इक्वेशन आएगी। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अभी अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे क्या रहेगा? 16 माइनस का 7 2 जा 14 कॉस 2 थीटा माइनस 2 माइनस का कितना था यहाँ पे? 0 7 है, दिस इज 7 तो माइनस 2 माइनस का 7 साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। अब ये अपने पास इक्वेशन आएगी। देखो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना भी थोड़ा सा देखो लेंथी वर्क है, इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही सही आपको। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में कंफर्टेबल हो तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। साइन थीटा कॉस थीटा देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री आएगी। और ये आसान है, क्वेश्चन हो जाएगा अभी सॉल्व। पर अपन को पूरी इक्वेशन को देखो, cos 2 थीटा भी आ रहा है, sin 3 थीटा भी आ रहा है। या तो पूरी इक्वेशन को cos में चेंज कर लो या फिर पूरी इक्वेशन को किस में चेंज कर लो? साइन में, तभी तो वो आसानी से सॉल्व होगा। तो कि सर cos को कैसे मैं साइन में चेंज करूं? तो cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। सिमिलरली साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अप्लाई कर दो तो 16 माइनस 2 तो अपने पास बचेगा पूरा 14। तो माइनस का है ना, यहाँ पे कितना रहा? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते। 14 माइनस का 14 कॉस 2 थीटा और माइनस का 7 साइन 3 थीटा। ठीक है, ये रिमेनिंग रहा। माइनस 7 का डिवाइड कर दो तो माइनस 7 का डिवाइड करते हैं, यहाँ पे बचेगा अपने पास साइन 3 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये रिमेनिंग रहा। साइन 3 थीटा की वैल्यू पुट करो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 2 कॉस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा हो जाएगा। माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये और ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, नहीं तो कुछ नहीं हो रहा। तो माइनस का बस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। तो कितना रिमेनिंग रहा? रिमेनिंग रहा अपने पास माइनस 4 साइन क्यूब थीटा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन थीटा कॉमन ले लो। माइनस का साइन थीटा कॉमन लिए, अंदर बचेगा अपने पास 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0।
इसके दो फैक्टर होंगे और यहां से तो क्या आ रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहां से तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 आया, बट जो थीटा की वैल्यू दी हुई है ना कहां से कहां तक 0 से लेके पाई तक, तो 0 से लेके पाई में साइन थीटा की वैल्यू 0 कभी होती ही नहीं है, तो यहां से तो नो सॉल्यूशन मिला अपन को थीटा की वैल्यू बतानी थी 0 से लेके पाई में कौन कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो देखो 0 से लेके पाई में होती कहां है, साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, दोनों के दोनों एक्सक्लूडेड है इसमें से, तो ये तो नो सॉल्यूशन दे रहा, मतलब इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 3 4 जा 12, यहाँ पे 4 हो रहा है, फैक्टर्स बनेंगे क्या इसके, 4 3 जा 12 हुआ है यहाँ पे, और कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। अब फैक्टर्स अपन को करने पड़ेंगे यहाँ पे, देखो फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे इसके, नहीं मैं इससे बड़े फैक्टर्स नहीं ले सकता, चलो मैं अपना साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस का 4 माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी मतलब 16 माइनस 4, ए इक्वल्स टू है 16, सी इक्वल्स टू है 3, तो ये तो रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, नहीं ये तो इमेजिनरी नंबर बन रहे हैं अपने, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक की है मैंने, क्या मिस्टेक है, मिस्टेक है यहाँ पे, यस माइनस कॉमन लिया था ना, तो ये जो है ये नेगेटिव छोड़ के जाएगा, तभी तो मैं सोच रहा फैक्टर्स क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि माइनस होंगे ना जब, माइनस 3 इंटू 4 12, माइनस का 12 जब नेगेटिव होता है ना ए और सी का मल्टीपल, तभी फैक्टर्स 4 से बड़े होते हैं, तो 4 से छोटे में तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था, अभी 6 इंटू 2 हो जाएगा, तो वो 4 से बड़ा हुआ ना, तो वो नेगेटिव होता है ना, तभी पॉसिबल होता है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 6 साइन थीटा माइनस का 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन आया अपने पास, 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, 2 साइन थीटा कॉमन आया तो 2 साइन थीटा प्लस 3 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन आया तो 2 साइन थीटा प्लस का 3 बचेगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आया, माइनस का 3/2 और 1/2, माइनस का 3/2 तो पॉसिबल ही नहीं है, माइनस 1 से भी छोटा जा रहा है ये तो, माइनस 1.5 साइन थीटा की वैल्यू थोड़ी ना होती है कभी भी, ये गलत हो गया। 1/2 इज द करेक्ट वे। अब 1/2 0 से लेके पाई में साइन थीटा कब कब देता है, π/6, और एक तो यहाँ पे देगा π/6 पे, है ना, और एक यहाँ पे भी y की वैल्यू, कौन सी वैल्यू होती है, π/2 ऐड कर दो इसमें, तो ये हो गया अपने पास 5 π/6, तो ये दो वैल्यूज होगी अपने जिन पे डेल्टा 0 होगा, मतलब अपना कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मिलेगा। तो समझ आया, ऐसा क्वेश्चन जो है आसान है सॉल्व करना, डेल्टा की वैल्यू थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की आपको नॉलेज होनी चाहिए, अगर ये सब नॉलेज है तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए एक मैट्रिसेस आपको दी हुई है 2b1 b स्क्वायर प्लस 1 और b 1 b और 2, b इज ग्रेटर देन 0, तो अपन से वैल्यू पूछी है डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन b की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ये a है तो a का डिटर्मिनेंट निकालो तभी वैल्यू आएगी, तो a का डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मैं सीधा ही अप्लाई कर रहा हूं, मैं 2 0 नहीं बना रहा हूं, मैं सीधा ही अप्लाई कर रहा हूं, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2 माइनस का b स्क्वायर, ठीक है, माइनस का b इंटू 2b माइनस b प्लस 1 इंटू b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1, ये हुआ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आई, ये होगा अपने पास b स्क्वायर प्लस 2 मतलब 2b स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे कितना होगा 2b माइनस b, b इंटू b माइनस का b स्क्वायर, तो दिस थिंग इज माइनस का b स्क्वायर, ये कितना होगा b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो -1, कितना आया डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 2b स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस 3, ये निकल के आया है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a तो आ गया, पर डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन b की वैल्यू पूछी थी उसने, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन b की वैल्यू, एक मिनट में कैमरा चालू है ये देख लेता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं बोलता जाता हूं और रिकॉर्ड ही नहीं होता। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन b की वैल्यू पूछी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन b कितना है b स्क्वायर प्लस 3 अपॉन b, यही तो है, सॉरी b प्लस 3 अपॉन b, ये आया। अब इसकी वैल्यू के बारे में वो चर्चा कर रहा था, तो देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अब इसमें यूज होगा
AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ये दो नंबर मैं सपोज कर लेता हूँ, ये पहला नंबर और ये मेरा दूसरा नंबर। तो मेरे को पता है ना AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, मतलब A प्लस B/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर AB होता है। अब एक इस क्वेश्चन के लिए AB है और B क्या है 3/B, तो अप्लाई करो तो B प्लस 3/B अपॉन 2, A प्लस B/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर AB, तो 3 इंटू B इंटू 3/B, तो B से B कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग क्या रहा B प्लस 3/B इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उधर जाएगा, रूट ओवर 3 यहाँ पे रिमेनिंग है, तो 2 रूट ओवर 3। तो B प्लस 3/B एग्जैक्टली है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A अपॉन B, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A अपॉन B इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ओवर 3 इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन कैसे दिए हुए थे सर, ग्रेटर देन 2 रूट ओवर 3, ग्रेटर देन दिस, इस कैटेगरी के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आंसर क्या आया, इज ग्रेटर देन 2 रूट ओवर 3। तो समझ आए होंगे आपको आज के क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अभी एक लेक्चर और होगा इसमें, जिसमें अपन और प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2019 में पूछे गए मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के। सो थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।